नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे सोनम। दोस्तों, दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज की एक गंभीर समस्या बनी हुई है और इसी के सामाजिक, मानसिक और कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी मेहमान मौजूद हैं। परिचय कराती हूं, डॉक्टर विधि संभरकर, जो कि AKS यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में HOD हैं। उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनम जी। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने कि आज का शिक्षित समाज दहेज प्रथा को खत्म करने के बजाय इसे अधिक दिखावे का रूप क्यों दे रहा है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। एक तो ये होता है कि हम एजुकेटेड हैं, बट एजुकेशन जो है वो सिर्फ लिटरेसी तक ही लिमिटेड है, हम अवेयर नहीं हैं। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है कि हर चीज़ हमें सोशल मीडिया पर दिखानी है, शो ऑफ करना है, तो हम बहुत ज़्यादा शादी पर ख़र्चा करना चाहते हैं। जो एक अपने से ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि सामने वाले को क्या हम दिखाएं, उस हिसाब से उस चीज़ को दिखावे में ज़्यादा वो तब्दील होता जा रहा है। ठीक है, लोग दहेज को खुशी से दिया गया उपहार कहते हैं। क्या ये सामाजिक दबाव को छिपाने का सिर्फ एक बहाना है? हाँ, बिल्कुल बहाना है। खुशी से दिया हुआ उपहार अगर ये होता तो जितनी आज हम रोज़ न्यूज़ में हमारे आसपास जितने तरह की खबरें पढ़ते हैं, उसमें कहीं भी खुशी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सिर्फ एक आप उस चीज़ को कवर अप कर रहे हैं कि ये खुशी से दिया हुआ गिफ्ट है। गिफ्ट इस तरीके का नहीं होता कि आप बिल्कुल अपने आप को भी ख़त्म करके उस गिफ्ट को दे रहे हैं। ठीक है, बेटी की उच्च शिक्षा के बजाय उसकी शादी और दहेज के लिए पैसे बचाना उसके भविष्य को कैसे प्रभावित करता है? अगर आप बेटी की शिक्षा के बजाय, और ये आपके मंच से मैंने बार बार कहा है कि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हम बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए नहीं करते। अगर हम उसकी पढ़ाई के लिए इकट्ठा करेंगे तो वो काबिल बनेगी और ज़िंदगी में हमेशा आत्मनिर्भर बनेगी, अपने पैरों पर खड़ी रहेगी। आप उसको दहेज देंगे, इससे आप खुद ही देखते हैं कि जिस तरह की न्यूज़ आती हैं, जो उसके दुष्परिणाम होते हैं, उससे उसका भविष्य आप खराब ही कर रहे हैं और कोई उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इस कुप्रथा को बढ़ावा देने या सहने से महिलाओं की अपनी मानसिक रूढ़िवादिता को कैसे बदला जा सकता है? क्या होता है ना, हमारी सोसाइटी में जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग होती है, तो शुरू से ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि लड़की है तो उसके लिए हमें दहेज इकट्ठा करना है, उसकी शादी होनी है। ये हमारी जो सोच है इसी के सराउंडिंग घूमती रहती है। तो उससे महिलाएं भी अछूती नहीं है, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी इस सोच की शिकार होती हैं कि हमारे लिए एक यही ऑप्शन है ज़िंदगी में। ठीक है, दहेज के कारण होने वाले मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रही लड़कियों को सामाजिक स्तर पर क्या मदद मिलनी चाहिए? सामाजिक स्तर पर सबसे पहले तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए और सामाजिक कानूनी स्तर पर बहुत सारे सपोर्ट मिलते भी हैं। हमारे जिस तरह से कोई अगर महिला प्रताड़ना झेल रही है तो हम हेल्पलाइन नंबर के थ्रू उनकी मदद करते हैं। 112, 181 जो हेल्पलाइन नंबर्स हमारे काम करते हैं। इसके अलावा कई NGOs हैं, संस्थाएं हैं जो उनके मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके के स्वास्थ्य के प्रति जो है उसके लिए काम करते हैं। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये दहेज निषेध अधिनियम जैसे कड़े कानूनों के बावजूद जमीनी स्तर पर मामले कम क्यों नहीं हो रहे? देखिए, दहेज निषेध अधिनियम, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस कानून के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि दहेज निषेध अधिनियम जो है वो दहेज लेना और देना दोनों को ही एक अपराध बनाता है और इसके लिए आपको जुर्माना और कारावास दोनों तरीके की सजा है। और इन कानूनों के बावजूद क्यों परिवर्तन नहीं आता है, उसमें हमारे समाज की जो एक स्टीरियोटाइप बनी हुई है, हम उस दायरे से बाहर नहीं आते। हमें लगता है कि लड़की का भविष्य सिर्फ अच्छा दहेज देकर ही सुरक्षित किया जा सकता है, जबकि लड़की के भविष्य को सुरक्षित करने के और भी तरीके होते हैं। जी, कानूनन दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। इसके लिए हमारे कानून में क्या सजा तय की गई है? दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है और इसके लिए आप जो भी दहेज लेता है या देता है उनके लिए दहेज के बराबर की रकम का जुर्माना
या जो भी न्यायालय द्वारा तय किया जाए। इसके अलावा आपको 5 वर्ष तक की सजा, और अगर इसके साथ किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की जा रही है तो उसके प्रावधान भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, यदि कोई लड़की शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही है तो उसे सबसे पहले क्या कानूनी कदम उठाने चाहिए? देखिए, अगर किसी भी लड़की को इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की हमारी कानूनी प्रक्रिया होती है, तो इस तरह की महिला को आपके पास पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए कि आपको किस तरह की प्रताड़ना दी गई या दहेज की मांग की गई, जो आप बाद में न्यायालय में, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर पाएँ। दूसरी चीज़, आपको तुरंत जो है आप किसी हेल्पलाइन के जरिए या अपने नज़दीकी पुलिस थाने में, या कोई भी आपका मित्र, रिश्तेदार, परिचित जिससे आप मदद ले सकती हैं, तुरंत उस पे आपको एक्शन लें और उस चीज़ का विरोध करें। जी, दहेज कानून के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए ताकि वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके? देखिए, दहेज के जो कानूनों का दुरुपयोग है, सबसे पहले तो जो भी कार्रवाई इसमें की जा रही है पुलिस के द्वारा, उसमें प्रारंभिक जांच होनी जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो परिवार है, कई बार उसकी गलती नहीं होती और किसी महिला द्वारा मतलब गलत उद्देश्य से भी इस तरह की शिकायतें की जाती है, तो एक प्रारंभिक जांच होना जरूरी है। उसके बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए ताकि इस कानून का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्या इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट या मध्यस्थता के पर्याप्त विकल्प हैं? बिल्कुल, हमारे जुडिशियल सिस्टम में फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं को त्वरित न्याय मिले, और इसके अलावा मीडिएशन माध्यस्थ के द्वारा भी हम इसका आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप यहाँ पर आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, दहेज मुक्त समाज का निर्माण हम सभी की जिम्मेदारी है। जागरूकता और सही सोच ही इस कुप्रथा को समाप्त कर सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक रेडियो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।